बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। यूपी इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान सामने आया है। आम आदमी पार्टी की जानिब से कहा गया है कि वो सभी 403 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। संजय सिंह ने ये बात कही है। आप लीडर संजय सिंह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। 2022 में असेंबली इलेक्शन है उत्तर प्रदेश के अंदर और आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी किस्मत आजमाने के लिए इंतखाबी मैदान में उतरेगी, चुनावी मैदान में उतरेगी और सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी आम आदमी पार्टी। आप लीडर संजय सिंह ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। तो दिल्ली में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी किस्मत आजमा चुकी है और अच्छी बढ़त पंजाब में हासिल की थी पिछली बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने। और इसी की वजह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कयास लग रहे हैं कि पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सीटें हासिल की थी, तकरीबन 18 सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं और अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी अपनी किस्मत आजमाने जा रही है। यूपी के झांसी में ओम प्रकाश राजभर ने असेंबली इलेक्शन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग अपने दम पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी में हैं। हमारी सरकार बनी तो 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम होंगे। राजभर ने कहा है कि सरकार बनाकर 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ कर देंगे और अस्पतालों में गरीबों का इलाज मुफ्त में होगा। इसके साथ ही फ्री एजुकेशन की भी बात कही। मोर्चा जो हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, इसमें किसी तरह का विवाद न हो, इस नाते हम लोगों ने तय किया कि 5 साल में 5 सीएम एक साल 5 जाति का और 20 डिप्टी सीएम होंगे 20 जाति का और 1 सीएम 4 डिप्टी सीएम ये 5 जाति के होंगे। हर साल हम लोग बनाएंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 1710 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया है। इनमें पीडब्ल्यूडी, मेडिकल एंड हेल्थ, स्मार्ट सिटी मिशन, सेतु निगम और सिंचाई समेत 9 महकमों की 180 तरक्याती मंसूबे इसमें शामिल हैं। मंसूबों के इफ्तिताह के बाद राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा है कि बगैर सीएम के ताउन के वो इन मंसूबों को पूरा नहीं कर सकते। लखनऊ हिंदुस्तान का नंबर 1 शहर बनकर कैसे खड़ा हो, यही हमारी चिंता रहती है और सदैव उसी के लिए मैं प्रयत्न करता रहता हूं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं और तहे दिल बतलाना चाहता हूं, शायद आज के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी न होते तो मैं लखनऊ के विकास के लिए इतना काम बिल्कुल नहीं कर सकता था। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य ने समय समय पर जिस तरीके से निगरानी की है, जिस तरीके से रुचि दिखाई है, इसके लिए मैं श्री केशव प्रसाद जी मौर्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अगली खबर का रुख करते हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखा है। सीएम योगी को लिखे खत में उन्होंने मुहर्रम के दौरान रात में होने वाली सभी मजलिसों, शब्बेदारियों के लिए कोरोना कर्फ्यू में ढील देने का मुतालबा किया है। मौलाना यासूब अब्बास ने सीएम से जन्माष्टमी की तरह मुहर्रम के दौरान भी रात में होने वाली सभी मजलिसों और शब्बेदारियों के लिए राहत देने की मांग की। हिंदुस्तान की आजादी की 75वें साल के जश्न के लिए जारी पोस्टरों में साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को शामिल नहीं करने को लेकर अपोजिशन जमातें सवाल उठा रही हैं। आईसीएचआर की जानिब से जारी हुए पोस्टर पर महकमे की सफाई सामने आई है। उनका कहना है कि इस मुद्दे पर तनाज़ा गैर जरूरी है और आने वाले दिनों में जारी होने वाले पोस्टर्स में नेहरू जी की भी तस्वीर शामिल होगी। हालांकि कांग्रेस समेत दीगर जमातें वीर सावरकर के पोस्टर को लेकर बड़ा सवाल उठा रही हैं। वहीं तेलंगाना कांग्रेस का कहना है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बगैर आजादी का कोई जश्न अधूरा माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए अहम किरदार निभाया। It's like making a movie poster without the hero there. It's like saying that we'll first show all the supporting cast. It makes no sense. And in any case, you have one very big hero in Mahatma Gandhi.
Then you have a number of luminaries. It's clearly an attempt to depict what the ICHR now believes are the principal freedom fighters of India. And Jawaharlal Nehru's omission is glaring because he was the preeminent voice of Indian nationalism. His speech, the Tryst for Destiny speech, is the defining oration of our moment of independence. He was India's first Prime Minister for 17 years. He laid the foundations for our democracy, the system of government we have, everything else. How on earth can he be omitted? आप भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री को भूल जाएंगे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कैसे भूलेंगे? भाई जिसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, आप कैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद को भूल जाएंगे? किसने बना आईसीएचआर को? कौन बनाने में, आईसीएचआर बनाने किसका वहां रोल था उसमें? और आप अगर इन लोगों को फोटो नहीं डालने से अगर आप ये समझ रहे हैं कि लोग भूल जाएंगे, देश भूल जाएगा, नहीं भूल जाएगा। आपको तो अपने ज़र्फ का मुजाहरा करना पड़ेगा, मैग्नेनिटी दिखाना पड़ेगा। इतना क्यों गिर रहे हैं आप? हाँ, पंडित नेहरू हो या कोई भी लीडर हो, हम उनकी गलतियां हो सकती हैं, मगर क्या आप ये बोलेंगे उनका रोल ही निकाल देंगे? तो ये तो गलत बात है, ये ठीक नहीं हो रहा है। अबे आज़ादी जब का अमृत महोत्सव बना रहे हैं तो सबको सेलिब्रेट करिए, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में अपना रोल अदा किया, जिसमें वो उलेमाओं का भी रोल शामिल होना चाहिए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। एक वह पोस्टर जो आईसीएचआर की वॉल पर पड़ा है, 15 अगस्त पर डाला गया है, उसमें नेहरू जी का ना होना एक राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। इस पर बौद्धिक विमर्श हो सकते हैं, और इट इज़ एन बिगनिंग, इट इज़ नॉट एन एंड। ये अंत नहीं है। हमारी 75 सप्ताह का जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो अमृत महोत्सव आज़ादी का दांडी यात्रा को लेकर दिया, आप समझें, दांडी यात्रा से हमारा शुरू होता है 51वीं दांडी यात्रा की वर्षगांठ पे, उस विषय को किसी ने नहीं लिया। तो ये वैचारिकी का विषय नहीं है, ये इट इज़ एन बिगनिंग। ये पोस्टर लगातार आते रहेंगे और इस अनुक्रम में आगे सीरीज चलेगी। तो इसमें कोई भी ऐसा दुराग्रह, पूर्वाग्रह नहीं है कि नेहरू जी का फोटो जानबूझ के नहीं रखा गया। देश का आज़ादी मिलके 75 साल की सेलिब्रेशंस बनाने में लगे हुए सरकार नेहरू जी को ब्लैकशिप करके उसको हटाते हुए, उसको कम करते हुए दिखाने की, उसकी जो योगदान है उसको कम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सही नहीं है। देश की जब इतिहास में 75 साल की सेलिब्रेशन है, विदाउट नेहरू नहीं हो सकता है, मगर नेहरू जी का बात नहीं निकालते हुए आप करने का जो इच्छा है, आने वाला पीढ़ी आपका भी ऐसे ही करेगा। इसीलिए कभी भी हिस्ट्री को मत बोलो, हिस्ट्री को आप ऐसा कभी भी इग्नोर मत करना है, ये कांग्रेस पार्टी का डिमांड है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सनअती तरक्की के लिए कायम की जाने वाली यूनिट के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक एक वेब पोर्टल पर का वीडियो यहां कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया है। ये सनअती यूनिट न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम 2021 के तहत कायम होगी। इस मौके पर वजीर सनअत पीयूष गोयल और काबीना वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। वाज़ेह हो कि मॉनसून सेशन के दौरान गुज़िश्ता 4 अगस्त को अपने तहरीरी जवाब में वजीर ममलिकत बराए कॉमर्स इंडस्ट्री सोम प्रकाश ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम 2021 की जानकारी दी थी। इस स्कीम की मालियत 28,400 करोड़ रुपए है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2037 तक नाफिजुल अमल रहेगी। इस स्कीम से सरकारी महकमों के इसके अलावा मंजूर शुदा सनअती इदारे और सर्विस सेक्टर की कंपनियां मुस्तफिद हो सकती हैं। इस स्कीम के जरिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंसेंटिव कैपिटल, इंटरेस्ट सबवेंशन, जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव और वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन की मराहत हासिल होगी। इस स्कीम के जरिए रोजगार के नए मौके पैदा होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सयाहत को फरोग मिलेगा। नई जो औद्योगिक नीति, केंद्रीय क्षेत्र योजना, जिसका आज इंटरेक्टिव पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि अभी बताते थे कि ये 24,000 करोड़ की लाभ इससे उद्योग जगत को मिलेंगे। इसको जिस प्रकार से बनाया गया है, विशेषकर उद्योग विभाग के सभी अधिकारी और सभी नीति निर्धारक लोगों ने इसकी बहुत बारीकी से छोटी छोटी चीजों को चर्चा कर आगे बढ़ाया है। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की जनता को जो वादा किया था, वो वादा पूरा करने के लिए
आज एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हम आगे बढ़ा रहे हैं। कश्मीर को देश के साथ जब जोड़ा तो साथ में कश्मीर को पूरी तरीके से देश के साथ सम्मिलित करना चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना जीवन बलिदान जिस कश्मीर के लिए दिया था, और श्यामा प्रसाद जी देश के प्रथम उद्योग मंत्री थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे वो दायित्व दिया है और उसी के फलस्वरूप माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में कश्मीर को एक ऐतिहासिक उद्योग पॉलिसी, जो कभी किसी ने सोची नहीं थी कि कश्मीर का विकास इतना बड़ा छलांग ले सके, ऐसी पॉलिसी बनाने का काम लिया गया। और आज उसको बड़ा सरल बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए, जनता को, उद्योग को एक सरल तरीके से इसके लाभ लेने के लिए उसका ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। और फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने की। मीटिंग में सभी हलकों के सरबराह, ब्लॉक प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इसके साथ ही श्रीनगर के सदर ने भी हिस्सा लिया। मीटिंग में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने सभी पार्टी के लीडरान से लोगों की परेशानी दूर करने और उनकी मदद करने पर जोर दिया और मजीद कहा गया कि आवाम की आवाज बनकर उनकी परेशानियां हुकूमत तक पहुंचाई जाए। इसके अलावा पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर भी तबादला ख्याल किया गया। दिल्ली में कल से स्कूल खुलने जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि स्कूल में सारे इंतजाम कर लिए गए हैं, लेकिन आज हम आपको पुरानी दिल्ली का एक ऐसा स्कूल दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में ये स्कूल है या कोई खंडर। इस स्कूल का नाम कौमी स्कूल है, जिसमें 12वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं। इनमें ज्यादा तादाद मुस्लिम बच्चों की है। ये स्कूल गुज़िश्ता तकरीबन 40 सालों से टीन शेड में चल रहा है, लेकिन कोरोना बहरान में इसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि ना तो यहाँ बैठने के लिए क्लासरूम बचे हैं और ना ही पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड। कल से ये स्कूल भी खुलेगा। हमारे नुमाइंदे शोएब रजा की ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में 1 सितंबर से स्कूलों को खोल दिया जाएगा। कोरोना के बाद बच्चों में काफ़ी एक तरीके से स्कूल खुलने को लेकर जोश भी है, उत्साह भी है। लेकिन आज हम एक ऐसे स्कूल को आपको दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपको ये अंदाज़ा होगा कि दरअसल यहाँ के जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल किस तरह से अंधेरे में है। पुरानी दिल्ली की तारीखी ईदगाह है और इसमें एक ओपन स्कूल चलता है। 12वीं क्लास तक का ये स्कूल है, कौमी स्कूल। पिछले 30 सालों से लगातार ये जो स्कूल है उससे भी ज़्यादा वक्त से टीन शेड में चल रहा है, ओपन चल रहा है। आज तक इस स्कूल को बिल्डिंग तो नहीं मिल पाई थी, लेकिन कोरोना की वजह से और ज़्यादा जो हालात है वो इस स्कूल की ख़राब हो गई है। अब कल से इसमें बच्चों की पढ़ाई शुरू होनी है,
लेकिन इसके क्लासरूम जरा आप देख लीजिए। ये क्लासरूम है, ये बेंच है, टीन शेड देख लीजिए इसके कि पूरा एकदम टूट गया है। यहाँ बच्चे कैसे बैठेंगे ये एक बड़ा सवाल है। टीन शेड पूरा टूट गया है, पानी टपक रहा है, बारिश हुई है तो पूरी गंदगी और एक तरीके से खंडर से भी ज़्यादा जो बदतर स्थिति, जो हालात है वो इस स्कूल के नज़र आते हैं। इस स्कूल में 95% जो ऐड है वो दिल्ली सरकार का है और 5% जो कमेटी है स्कूल की वो इसको देती है। जानना चाह रहा हूँ कि अब कल से स्कूल खुलना है, आज भी हम देख रहे थे कुछ आए थे लोग और कल से बच्चों को भी यहाँ पे आना है, वो बैठेंगे कहाँ? यहाँ कहाँ ब्लैक बोर्ड लगेगा? कोई पंखा नहीं है गर्मी के दिनों में, कोई रोशनी का इंतज़ाम नहीं है, आज बारिश हो रही तो पूरी छत टपक रही है। कैसे आप लोगों की कोई बातचीत हो रही है क्या कि हज़ारों बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको अंधेरे में डाल दिया गया है? सही जी, बातचीत की बात यह है कि मेरे ख्याल से 47 साल से बातचीत हो रही है। जो हुकूमतें गुजर चुकी उन्होंने मक्कारी करी हमारे साथ, हमें ना स्कूल दिया। जो मौजूदा हुकूमतें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है और अपनी दिल्ली गवर्नमेंट है, सब बातें ही बातें हैं और स्कूल को देने के लिए कुछ नहीं है, ना स्कूल की तरफ कोई तवज्जो है, चाहे वो कोई भी हो। तो कल से बच्चे आएंगे यहाँ? बच्चे इसी हाल में आएंगे, अपनी ज़िंदगी ख़राब करेंगे यहाँ बैठ करके, अपना मुस्तकबिल काला करके यहाँ से जाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर दिखाएं। इस स्कूल को देखकर ये स्कूल कहने लायक नहीं है क्योंकि यहाँ स्कूल जैसा कुछ नहीं है, ना क्लासरूम है, ना ही कोई बिल्डिंग है उस तरह से। लेकिन ये सच है कि यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, रोज़ाना आते हैं। अब कोरोना काल के बाद जब दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि स्कूलों को खोला जाएगा तो कल से ये स्कूल भी खुलेगा, लेकिन यहाँ बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे? वो बैठेंगे कहाँ? कहाँ ब्लैक बोर्ड लगेगा? जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुभ रजा। यूपी के कानपुर में पहली बार कोरोना की इंट्रानेजल वैक्सीन के दूसरे फेज का ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की मदद से तैयार किया है। भारत बायोटेक ने प्रखा हॉस्पिटल को ट्रायल सेंटर बनाया है। ट्रायल में 18 से 65 साल के वॉलंटियर्स को शामिल किया गया है। पहली डोज के बाद 28वें दिन दूसरी डोज दी जाएगी। ट्रायल पूरा होने के बाद लोगों को इसी साल बगैर सुई वाली कोविड वैक्सीन मिलने की उम्मीद जग गई है। नौजवानों पर कामयाब ट्रायल के बाद बच्चों पर भी इसके जल्द ट्रायल की उम्मीद है। अब ये तो नहीं कह सकते कि कैसा होगा, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि भारत बायोटेक की जो पहले वैक्सीन है वो बहुत बड़ी सक्सेस है और वो दुनिया की बेस्ट वैक्सीन है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी बेहद सक्सेसफुल होगी कोविड और कोविड के वेरिएंट्स के अगेंस्ट। में वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है और अब नेजल वैक्सीन की भी तैयारी की जा रही है, जिसके लिए ट्रायल शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर में प्रखर हॉस्पिटल में ये ट्रायल किए जा रहे हैं। डॉक्टर JS कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके से ट्रायल किए जा रहे हैं और किन लोगों को इस ट्रायल में शामिल किया गया है। देखिए, ये जो वैक्सीन है ये इंट्रानेजल है, मीन्स नाक में डाली जाएगी। अभी तक सारे जो वैक्सीन हैं वो इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। ये माना गया कि चूंकि ये वायरस नाक के थ्रू जाता है और फेफड़ों में जाता है, तो इसलिए इसको टारगेट किया गया है कि इस पॉइंट जो एंट्री है उस पे ही रोक दिया जाए तो बेहतर होगा। ये वैक्सीन जो हमने पहले भी ट्रायल किया है, जो बड़ों में बच्चों में भी, वो कोवैक्सीन का जैसे BBB152 ABC किया था, अब की बार BBB154 कर रहे हैं। पर्पज़ ये है कि ये इंट्रानेजली इफेक्टिव हो अगेंस्ट द कोविड, और दूसरा ये है कि जो कोविड का वेरिएंट है वो भी कवर होना चाहिए, इसलिए इसको दे रहे हैं। ये भारत बायोटेक बना रहा है, कोलैबोरेशन वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका से है। अभी तो 18 से 65 साल के लोगों को ले रहे हैं, लेकिन आगे चल के देखेंगे कि बच्चों के लिए क्या होगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता जब तक इस ट्रायल की कंफर्मेशन नहीं हो जाता, क्योंकि वो फिर DCGI करता है, तो उसको हो जाएगा तभी इसके बारे में बताएंगे। वाराणसी में सैलाब के कहर के बाद अब डेंगू ने दस्तक दे दी है। वाराणसी में अब तक डेंगू के 80 मामले सामने आए हैं, जबकि NS1 किट से 750 से ज्यादा मरीजों की निशानदेही की गई है। कबीर चौरा मंडल जिला अस्पताल में डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं। हॉस्पिटल में अब तक 75 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा चुका है। अस्पताल में डेंगू के 7 मरीजों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल में मुनासिब इंतजामात किए गए हैं। जी मीडिया रिपोर्टर ने हालात का जायजा लिया।
इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मंडलीय जिला अस्पताल में, जहां पर आप देख सकते हैं मरीजों की एक लंबी लाइन लगी है जो यहां पर दिखाने आए हैं। सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं। यहां पर कुछ मरीज हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बेबी। क्या दिक्कत हुई है? बच्चे को दिखाना है। क्या हो गया बच्चे को? इनको पेट में दर्द है, बुखार है। बुखार आ रहा है? हाँ, पेट में दर्द है, उल्टी है। अभी पर्चा बनवाने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? पर्चा में यही लाइन में लगे हैं 1 घंटे से हम लोग। लंबी लाइन लगी? हाँ जी। ये लंबी लाइन लगी है, लोगों को दिक्कत हो रही है और जो महिलाएं हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हैं और उनको दिखाने के लिए आई हैं, क्योंकि समस्याएं हो रही हैं। लगातार लोगों को बुखार की शिकायत हो रही है, खांसी हो रही है। क्या ये बच्चों को दिक्कत हुई है? बच्चे को दिक्कत। क्या दिक्कत हुई है? यही सर्दी खांसी है, जुकाम है। सर्दी खांसी जुकाम है। तो अभी पर्चा बनवा लिया है? नहीं, पर्चे खातिर तो हम 11 बजे से खड़े हैं। बहुत लेट कर रहे हैं वहाँ पर्ची बनाने में। पर्ची बनाने में लेट कर रहे हैं कि लाइन लंबी? लाइन भी लंबी है। जो पर्ची बनाने वाला फटाफट बनाए तो लंबा लाइन कहाँ से लगे फिर? पर्ची नहीं बन पा रही? नहीं, पर्ची नहीं बन पा रही है। आप भी दिखाने आए? हाँ, हम भी बच्चे को दिखाने हैं, पैर में दर्द है उसका। ये तमाम लोग हैं, आप भीड़ तो देख ही सकते हैं। जो मरीज हैं, जो तमाम लोग हैं, दूर दूर से आए हैं। एक बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, जिस कारण अभी लोगों को 1-1, 1.5 घंटा से 2-2 घंटा लग रहा है पर्ची बनवाने में, जैसा लोगों की शिकायत है। तो अभी पर्ची बनवाएंगे और उसके बाद फिर ये इलाज करवाएंगे। लेकिन जो एक चिंता की सबब जो बना हुआ है वो है डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड, जो कि इस समय बड़ी संख्या में लोगों को हो रहा है। लोगों की रिपोर्ट आ रही है। लेकिन जो प्रशासन है, जो यहाँ का जो अस्पताल प्रशासन है, उसका कहना है कि हमने पर्याप्त तैयारी कर ली है, 2 वार्ड बना लिए हैं और उनमें तमाम जो बेड है उसमें अभी तक इनका जो यहाँ के अधिकारी हैं उनका कहना है कि 7 मरीज ही डेंगू के यहाँ पर अभी हैं। बाकी सबका इलाज करके इनको वापस कर दिया गया है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग सिर्फ जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करें। जो अपने जो कपड़े हैं वो पूरे फुल आस्तीन की शर्ट पहने और पूरा ढक के चलें और इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। जो सभी बुखार और खांसी डेंगू नहीं है, ये लोगों को ध्यान रखना है। फिलहाल लोगों की भी अपनी दिक्कतें हैं और जो अस्पताल प्रशासन है उसका जो दावा है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ विशांत श्रीवास्तव, जी मीडिया, वाराणसी। अगली खबर का रुख करते हैं। यहाँ आसाम में सैलाब के हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं, जिसका जायजा लेने के लिए जी सलाम की टीम पहुंची है ब्रह्मपुत्र नदी के ग्राउंड जीरो पर। खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से इसका पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होने लगा है। मकामी लोगों से बात करने पर पता चला है कि पिछले 2 दिनों से ही ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अगर ऐसे ही बारिश जारी रही तो इसमें और तेजी आने के इम्कान है। इस सैलाब का असर रियासत के निचले इलाके बरपेटा, धुबरी, कोकराझार जैसे अजला में दिखना शुरू हो गया है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जो बहुत खतरे के निशान से आगे भाग रहा है। आदमी सब जो है घर बार छोड़ के अपना इधर उधर भाग रहा है। खेती बाड़ी का कुछ ये नहीं है। खतरे का निशान का ऊपर चल गया? हाँ, खतरे का निशान का ऊपर में है। अब कितना दिन से खतरे का? 2 दिन से खतरे का ऊपर से है। 2 दिन। हाँ, पानी तो बढ़ रहा है। आज 2 दिन से पानी बढ़ रहा है। खतरे का निशान से? हाँ, ऊपर में है, चल रहा है। अभी बहुत रिस्क हो रहा है। हाँ, पानी तो अभी धरिए पहले से बहुत बढ़ा है, मतलब अभी पूरा खतरे के ऊपर में। हाँ, ये बात है। उपस्थित हूँ ग्राउंड जीरो ब्रह्मपुत्र के केंद्रीय जल आयोग का जो ऑफिस है, इसमें एक खंबा लगा होता है जिसको खतरे के निशान कहते हैं। वो खतरे के निशान के ऊपर से अभी ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। तेज़ी से खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहा है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे किस तरह से आपका ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र अभी पूरी तरह से उफान में है। ब्रह्मपुत्र नदी के चारों तरफ अभी जो भीषण बाढ़ है, बाढ़ का आप प्रभाव देख रहे हैं। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे उमानंद जो मंदिर है, मंदिर के आसपास भी अभी जल जो ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर है तेज़ी से बढ़ने के कारण पूरी तरह से उफान में है। मैं अभी आपको दिखाया हूँ किस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं गुवाहाटी से शरीफुद्दीन अहमद, जी मीडिया।